हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे PIQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको आज बायोलॉजी का टॉपिक पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा के सारे क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, जितने भी क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछे गए हैं प्राकृतिक पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा से, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विद एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय परितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? दोस्तों, स्थानीय परितंत्र में हरे पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा का 1% ग्रहण किया जाता है। कितना प्रतिशत? 1%। दोस्तों, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, किंतु वे सूर्य के प्रकाश का संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। वे केवल लगभग 1% सौर ऊर्जा को ही अवशोषित करके उसे भोजन में बदल पाते हैं। शेष ऊर्जा या तो परावर्तित हो जाती है या उष्मा के रूप में वातावरण में नष्ट हो जाती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो इस सिद्धांत को हम 1% नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस सिद्धांत को हम 1% नियम कहते हैं। यह नियम ऊर्जा प्रवाह और पारितंत्र में उत्पादकता के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कौन सा नियम? 1% का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है? दोस्तों, किसी परितंत्र में जो जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक जो है दोस्तों, किसी भी जैविक घटक में सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। दोस्तों, किसी भी परितंत्र में उत्पादक प्रोड्यूसर जैसे हरे पौधे और शैवाल सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिससे संपूर्ण खाद्य श्रृंखला को ऊर्जा प्राप्त होती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो परितंत्र में जैविक घटक 3 मुख्य स्तरों में बटे होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक। अजैविक घटकों में जल, वायु, मृदा, ताप, सौर ऊर्जा आदि शामिल है। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? जल, वायु, मृदा, ताप और सौर ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत युग्म का चयन कीजिए। छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, ये गलत सही है दोस्तों। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर में आते हैं, ये भी सत्य है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में आते हैं, तो ये भी सत्य है। जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर, दोस्तों ये जो है गलत कथन है। दोस्तों, जीवाणु जो है ये अपघटक होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? अपघटक होते हैं, जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को विघटित कर पोषक तत्व मृदा में लौटाते हैं। वे किसी पोषण स्तर का भाग नहीं है, बल्कि पोषण पुनर्चक्रण का हिस्सा होते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, टिड्डे हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो मांसाहारी इसमें आते हैं, जैसे मेंढक हो गया, छिपकली हो गया। और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये शीर्ष शिकारी होते हैं, जैसे चीता, बाघ, मानव, ये किस में आते हैं? तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ये सत्य कथन है दोस्तों, ये सम्मिलित है। सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, हाँ ये भी सही है। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित कर देते हैं, तो ये भी सत्य है। तो तीनों ही जो है ये संबंधित कथन जो है ये सत्य हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों, परितंत्र इकोसिस्टम जीवधारियों और अजैविक घटकों जैसे मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा का संतुलित समुदाय होता है। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे व कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अपघटक क्या होते हैं? जीवाणु व कवक जो मृत पदार्थों को विघटित कर पोषक तत्व मृदा में लौटाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पोषक तत्वों का चक्रण निरंतर चलता रहता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्न करने योग्य सामग्री को दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां, आलू के छिलके, ये सभी क्या है? जैव निम्न करने योग्य सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। दोस्तों, जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से विघटित कर सरल रूपों में बदल सकते हैं।
इन पदार्थों से पर्यावरण को प्रदूषण नहीं होता, मतलब इनसे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है कागज, फल छिलके, पौधों के अवशेष, ये क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीकरणीय योग्य पदार्थ जो होते हैं प्लास्टिक, कांच, धातु, ये सभी क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता? तो दोस्तों ग्राइंडर्स में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों सीएफसी की बात करें तो सीएफसी कृत्रिम रासायनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन से बने होते हैं। ये गैसें पहले रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक और एरोसोल स्प्रे में प्रयुक्त होती थी, परंतु अब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के कारण इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। ग्राइंडर एक यांत्रिक उपकरण है जिसमें किसी गैस या प्रशीतक की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सीएफसी के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु बनाया गया था। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब बनाया गया था? 1987 में। सीएफसी ओजोन परत को नष्ट कर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा कैंसर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जेईई में पूछे गए पर्यावरण के 21 क्वेश्चन। रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है। इसे नियमित रूप से साफ करना क्यों आवश्यक है? दोस्तों इसे नियमित रूप से साफ करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मृत मछलियां और पौधे सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं और उनसे दुर्गंध आती है, तो इसलिए इसे नियमित साफ करना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्वेरियम में मृत जीवों का अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है, जिससे अमोनिया, नाइट्रेट जैसी गैसें उत्पन्न होती है और जल प्रदूषित हो जाता है। इससे मछलियां बीमार हो सकती है तथा दुर्गंध फैल सकती है। नियमित सफाई से जल का पीएच संतुलन बना रहता है। अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न नाइट्रेट जल में ऑक्सीजन की कमी पैदा कर सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उद्यान एक परितंत्र है क्योंकि? दोस्तों उद्यान एक परितंत्र है क्योंकि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें रहने वाले जीव क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों किसी भी परितंत्र में जैविक घटक, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव एक दूसरे के साथ और अजैविक घटक जैसे मृदा, जल, प्रकाश, तापमान के साथ निरंतर पारस्परिक क्रिया करते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो उद्यान में खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र क्रियाशील रहते हैं। यही पारस्परिक क्रियाएं परितंत्र को स्वयं संतुलित प्रणाली बनाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 में जो है दोस्तों ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी वायुमंडल में। कब? 1980 के दशक में। दोस्तों 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन चित्र की खोज हुई, जो सीएफसी के बढ़ते उत्सर्जन के कारण बना। इससे पृथ्वी की ओजोन परत पतली होनी शुरू हुई। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा सीएफसी पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया गया। ओजोन परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। पार्टियों और रेस्तरां में थर्मोकोल डिस्पोजल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर हम क्या कर रहे हैं? हम गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्टियों और रेस्टोरेंट में थर्मोकोल डिस्पोजल का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इस अभ्यास को बढ़ावा देकर हम गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। दोस्तों थर्मोकोल एक पॉलीस्टाइरीन नामक कृत्रिम बहुलक है। थर्मोकोल क्या है दोस्तों? एक पॉलीस्टाइरीन नामक कृत्रिम बहुलक है जो गैर जैव निम्नीकरणीय होता है। यह दशकों तक वातावरण में रहता है और अपशिष्ट बढ़ाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो थर्मोकोल जलाने से विषैली गैस निकलती है। पर्यावरण अनुकूल विकल्प की बात करें तो कागज, पत्थर, मिट्टी के बर्तन हम यूज करते हैं, तो ये क्या है? पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया परितंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? दोस्तों हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया जो है ये क्या है? उत्पादक है। क्या है? हमारे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। ये परितंत्र की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। शैवाल भी जल परितंत्र के प्रमुख उत्पादक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। वह रसोई के कचरे का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसके काम के लिए कौन से सामान सबसे उपयुक्त होंगे? तो दोस्तों सबसे उपयुक्त जो होंगे वो होंगे फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती कपड़े जो है
ये उचित होंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक कचरा नहीं होगा दोस्तों, थर्मोकोल नहीं होगा। प्लास्टिक कचरा इसमें भी दिया है, पैकिंग सीड इसमें भी दिया है, तो ये तो होगा नहीं। पुराना मोबाइल फोन ये होगा नहीं, क्योंकि ये गैर जैव निम्नकर्मी पदार्थ है। और ये कौन से हैं? फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती कपड़े, जैव निम्नकर्मी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी पदार्थ जैव निम्नकर्मी है, कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उपयुक्त है, जबकि प्लास्टिक, थर्मोकोल, धातु आदि क्या है? ये पदार्थ गैर जैव निम्नकर्मी है, मतलब ये विघटित नहीं होते। कंपोस्टिंग में जीवाणु व फंगस सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया कार्बनिक कचरे को उपयोगी खाद में बदलती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? तो दोस्तों कौन सी श्रेणी है जो उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? तो उत्पादक जो है दोस्तों ये उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है। मांसभक्षी, परजीवी, शाकभक्षी जो है ये उपभोक्ताओं का वर्ग है। दोस्तों उपभोक्ता वे जीव है जो अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जबकि उत्पादक स्वयं भोजन बनाते हैं, अतः वे उपभोक्ता वर्ग में नहीं आते। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उत्पादक परितंत्र की ऊर्जा पिरामिड के आधार स्तर पर होते हैं। जो उत्पादक होते हैं ये परितंत्र की ऊर्जा पिरामिड के आधार पर क्या होते हैं? आधार स्तर पर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पर्यावरण के लिए कागज के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है? तो दोस्तों कागज के कप की वह विशेषता जो प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है वो है जैव निम्नकर्मी विशेषता। कौन सी विशेषता? बायोडिग्रेडेबल विशेषता जो है कागज के कप को प्लास्टिक के कप से बेहतर बनाती है। दोस्तों कागज एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जीवाणुओं द्वारा आसानी से विघटित किया जा सकता है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए क्या है? सुरक्षित है। जबकि प्लास्टिक विघटित नहीं होता और क्या करता है? प्रदूषण बढ़ाता है। जैव निम्नकर्मी पदार्थ मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट समुद्री जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैविक प्रक्रमों द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जा सकता है? दोस्तों जैविक प्रक्रमों के द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जैव निम्नकर्मी। क्या बोलते हैं उसे? हम जैव निम्नकर्मी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैव निम्नकर्मी पदार्थ वे है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, जैसे पौधों के अवशेष हो गया, फल छिलके हो गया, कागज हो गया, ये सभी क्या है? जैव निम्नकर्मी पदार्थ है। अन्य फैक्ट की बात करें तो विघटन के दौरान उत्पन्न पदार्थ मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। जैव निम्नीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है। क्या करती है जैव निम्नीकरण? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? दोस्तों मानव क्रियाओं का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है? तो उनका पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है। क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण में योगदान होता है मानव क्रियाओं का। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक गतिविधियां, वाहन उत्सर्जन, प्लास्टिक का उपयोग, वनों की कटाई आदि मानव क्रियाएं पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ाती है और जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? तो वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण जो है ये प्रदूषण के प्रमुख प्रकार है। सतत विकास का उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि परितंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा? दोस्तों यदि परितंत्र में अपघटक ना हो तो वे बने रहेंगे और मृदा की पुनः पूर्ति में क्या आएगी? बाधा आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अपघटक जैसे जीवाणु और कवक मृत पौधों व जानवरों को विघटित कर पोषक तत्व मृदा में लौटाते हैं। इनके अभाव में अपशिष्ट इकट्ठा हो जाएगा और मृदा की उर्वरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अपघटक परितंत्र के पोषक पुनर्चक्रण तंत्र के आधार है। अपघटक न होने पर खाद्य श्रृंखला और परितंत्र दोनों क्या हो जाएंगे? असंतुलित हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तो दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये है वन। वन जो है एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। दोस्तों वन एक व्यापक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटक स्वाभाविक रूप से संबंधित एवं परस्पर क्रिया करते हैं, जबकि एक्वेरियम और खेत मानव निर्मित या नियंत्रित प्रणालियां होती है। अन्य फैक्ट की बात करें तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र स्वयं स्थापित और अधिक जैव विविधता वाले होते हैं। बगीचा और खेत आंशिक रूप से मानव क्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं। आधी प्राकृतिक नहीं, पूर्णतः प्राकृतिक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? दोस्तों गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो है ये पर्यावरणीय समस्या इसलिए उत्पन्न करते हैं क्योंकि ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम फॉइल
आदि प्राकृतिक रूप से जल्दी विघटित नहीं होते। ये दशकों तक पर्यावरण में बने रहते हैं और मृदा व जल प्रदूषण, समुद्री जीवन पर प्रभाव तथा दृश्य प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो प्लास्टिक के टुकड़े समुद्री जीवों के भोजन में चले जाते हैं और जैविक श्रृंखलाओं में जमा हो सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए पुनः चक्रण और विकल्प बायोडिग्रेडेबल अपनाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? दोस्तों जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा जो है इसको सब्जियों के छिलकों को विघटित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, सब्जियों के छिलके कार्बनिक और जैविक होते हैं। सूक्ष्मजीव इन्हें विघटित कर कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और कई प्रकार के पेपर प्लास्टिक मिश्रित पैकेट जल्दी जैविक रूप से नहीं गलते। अन्य फैक्ट की बात करें तो सब्जी छिलकों से बनने वाला कंपोस्ट मृदा की उर्वरता बढ़ाता है। कुछ पेपर आधारित पैकेट मानक कंपोस्टेबल शर्तों में विघटित हो सकते हैं, पर कई पैकेट मल्टीलेयर होने से नहीं टूटते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सामग्री अजैव निम्नकर्णी होती है? तो दोस्तों अजैव निम्नकर्णी सामग्री कौन सी होती है? तो प्लास्टिक जो है ये अजैव निम्नकर्णी होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक बहुलक यौगिक है जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों द्वारा सुलभ रूप से विघटित नहीं होते, अतः वे अजैव निम्नकर्णी माने जाते हैं। कागज, सब्जी छिलके और लकड़ी सामान्यतः जैविक होते हैं और समय के साथ विघटित हो जाते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो कुछ विशेष बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित किए गए हैं, किंतु सामान्य प्लास्टिक अभी भी पर्यावरण समस्या है। पुनर्चक्रण प्लास्टिक अपशिष्ट घटाने में सहायक होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन एक कैफे में गया और एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दिया। वेटर उसका ऑर्डर एक प्लास्टिक के गिलास में प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ लाया। पर्यावरण हितैषी होने के कारण मोहन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दोस्तों क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रॉ जैव निम्नकर्णी नहीं होते और मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। इस वजह से मोहन क्या है? संतुष्ट नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक के एकल उपयोग आइटम पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे जल्दी विघटित नहीं होते और कचरा बढ़ाते हैं। इसलिए कई जगह कप एवं स्ट्रॉ के बायोडिग्रेडेबल विकल्प प्रोत्साहित किए जाते हैं। कागज, बांस, धातु के पुनः प्रयोगी विकल्प अधिक पर्यावरण अनुकूल होते हैं। कुछ देशों नगरों में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू है। कुछ देश है और नगर है जिसमें एकल प्रयोग प्लास्टिक पर क्या है? प्रतिबंध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है? दोस्तों ओजोन परत का क्षरण मनुष्य के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि यह हमें हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करता है। क्या करता है? यह हमें हानिकारक विकिरण से सुरक्षा करता है, इसलिए ओजोन परत का क्षरण जो है मनुष्यों के लिए चिंता का विषय है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओजोन परत सूर्य पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवीबी किरणों से बचाती है। इसका क्षरण त्वचा कैंसर, नेत्र वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो ओजोन परत का पतला होना कृषि तथा समुद्री जीवन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन अलग अलग परंतु संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण है। दोस्तों सीएफसी वायुमंडल में ऊपर उठकर यूवी रश्मियों से विघटित होते हैं और मुक्त क्लोरीन परमाणु उत्पन्न करते हैं, जो ओजोन O3 अणुओं को नष्ट कर देते हैं। यही मुख्य कारण है। अन्य फैक्ट की बात करें तो HFC ओजोन परत पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालते, पर वे ग्रीन हाउस गैसें हो सकती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने CFC के उपयोग पर रोक लगाई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए जो रसायन उत्तरदायी होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए जिम्मेदार सिंथेटिक रसायन है। ठीक है दोस्तों, CFC जैसे सिंथेटिक रसायन वायुमंडल में जाकर क्लोरीन आधारित प्रतिक्रियाएं कर ओजोन अणुओं का विघटन करते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से स्थापित और सबसे मुख्य कारण माना जाता है। अन्य फैक्ट की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य गैसें भी कुछ स्थानीय प्रभाव दिखा सकती है, किंतु CFC का प्रभाव सर्वाधिक निर्णायक था। CFC का उत्पादन घटने से ओजोन परत की मरम्मत की उम्मीद बढ़ी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा? तो दोस्तों चमड़ा जो है
ये पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चमड़ा जो है विशेषकर टैनिंग के बाद रासायनिक प्रक्रियाओं और संरचनात्मक प्रोटीन लीकिंग के कारण प्राकृतिक विघटन में वर्षों से दशकों तक समय ले सकता है, जबकि कागज, पत्तियां और गत्ते अपेक्षाकृत शीघ्र जैविक रूप से विघटित होते हैं। अन्य फैक्ट की बात करें तो चमड़े में प्रयुक्त टैनिंग रसायन पर्यावरण के लिए विषैले हो सकते हैं। विघटन काल अक्षांश, स्थितियां और सामग्री पर निर्भर करता है। विघटन काल किस पर निर्भर करता है? अक्षांश, स्थितियों और सामग्री पर निर्भर करता है विघटन काल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व भर में उपयोग के लिए सीएफसी मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों सीएफसी जो है एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सीएफसी के कारण ओजोन परत का क्षरण सिद्ध हुआ, इसलिए सीएफसी मुक्त उपकरण और वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट्स जैसे एचएफसी लीकेज कम विकल्प अपनाए गए ताकि ओजोन परत की रक्षा हो सके और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में सीएफसी के चरणिक उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या किया? सीएफसी के चरणिक उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है, किसने? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम देखते हैं टेक्नीशियन में पूछे गए पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का एक डैश पैटर्न होता है। तो आहार जाल के भीतर ऊर्जा स्थानांतरण का एक दिशी पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न होता है? एक दिशी पैटर्न होता है। ठीक है दोस्तों, आहार जाल या आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ताओं की ओर एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा कभी भी निचले पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक वापस नहीं जाती है। ठीक है, प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का लगभग 90% भाग नष्ट हो जाता है। इसे 10% का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किसका नियम कहते हैं? 10% का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी एक डैश है। दोस्तों मधुमक्खी शहद बनाती है, अतः मधुमक्खी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। दोस्तों मधुमक्खी अपना भोजन फूलों के रस और पराग से प्राप्त करती है जो कि उत्पादक द्वारा बनाए जाते हैं। वे सीधे उत्पादक पर निर्भर करती है, इसलिए मधुमक्खी एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कैसे होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यूवी विकिरण हानिकारक नहीं है क्या? यूवी विकिरण हानिकारक है, तो ये तो गलत कथन है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण द्वारा निर्मित होता है, तो ये तो सत्य बात है दोस्तों। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 के दशक में तीव्रता से घटने लगी, तो ये भी सत्य बात है। तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। कौन सा? दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर में यूवी किरणें O2 को तोड़ती है और O3 बनता है। कथन तीसरा भी सही है। सीएफसी के कारण 1980 के दशक के आसपास ओजोन परत में तीव्र कमी देखी गई थी। ठीक है, ओजोन का निर्माण और खंडन दोनों यूवी की क्रिया से जुड़े हैं और संतुलन बिगड़ने पर ओजोन छिद्र बनता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, तो सही बात है। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, तो ये भी सत्य बात है। ओजोन विषहीन है, नहीं दोस्तों ओजोन विषहीन थोड़ी ना है, ये तो हानिकारक है ना, विष वाली है, विषहीन थोड़ी ना है। तो ऑप्शन ये तीसरा वाला गलत है। तो पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। यह 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है। O2 श्वसन के लिए आवश्यक है और अधिकांश वायवीय जीवों के लिए अनिवार्य है, ये भी सही है। उच्च सांद्रता पर ओजोन विषैली गैस हो सकती है। ओजोन पृथ्वी की संरक्षक परत में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो विषैली गैस होती है ओजोन, ना कि विषहीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों गैर जैव निम्नकर्णी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, ये सत्य बात है। गैर जीव निम्न के पदार्थ जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित हो जाते हैं, नहीं विघटित नहीं होते। गैर जैव निम्नकर्णी पदार्थ, जैव निम्नकर्णी पदार्थ कभी भी वातावरण में उपस्थित नहीं रहते, तो ये उपस्थित रहते हैं दोस्तों, तो हानि पहुंचाते हैं। पहला ही कथन क्या है? सही हो जाएगा। तो केवल फर्स्ट वाला ही क्या है हमारा यहाँ पे? सत्य कथन है, बाकी दो के गलत कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परितंत्र के घटकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। जीवित जीव, अजैविक घटक। दोस्तों जीवित जीव तो जैविक घटक होंगे। मिट्टी जैविक घटक, मिट्टी तो अजैविक घटक है। खनिज अजैविक घटक, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही वाला? तो जो होगा ये हो जाएगा खनिज अजैविक घटक है। खनिज क्या है? अजैविक घटक है। तो केवल सी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कथन ए गलत है।
जीवित जीव जैविक घटक होते हैं। कथन बी भी गलत है, मिट्टी जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं, पर सामान्यतः मिट्टी को अजैविक घटकों के साथ समझा जाता है। कथन सी सही है, खनिज अजैविक घटक है। परितंत्र के जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक में जल, वायु, ताप, मृदा आदि क्या है, शामिल होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, गैर जैव निम्नकर्मी पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये सत्य है। जैविक प्रक्रिया द्वारा विकसित हो जाते हैं क्या? नहीं, तो सेम क्वेश्चन हो गया। पर्यावरण में उपस्थित नहीं रहते, तो ये भी सत्य गलत है। तो पहला ही केवल क्या हो जाएगा, पहला ही क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पारिस्थितिक तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज जैसे भौतिक कारक क्या होते हैं? तो ये अजैविक घटक होते हैं। क्या होते हैं? ये अजैविक घटक होते हैं। ठीक है, ये सभी निर्जीव भौतिक तथा रासायनिक घटक है जो परितंत्र के कार्यों को प्रभावित करते हैं, अतः इन्हें अजैविक घटक कहा जाता है। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो पोषी स्तर के बारे में जो सही है वो क्या है, स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, तो यही क्या है, हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला उत्पादक से शुरू होती है। ये सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता है, मांसाहारी द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ऊर्जा पिरामिड में प्रत्येक ऊपरी स्तर पर ऊर्जा का बहुत छोटा भाग भी पहुंचता है, मतलब 10% नियम के सापेक्ष। इसे हम क्या बोलते हैं, 10% का नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कपों के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है? दोस्तों, कुल्हड़ मिट्टी से बने डिस्पोजल कपों के बड़े पैमाने पर क्या होगा, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो जाएगी, खो जाएगी। तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुल्हड़ की बड़ी मात्रा में मांग के कारण मिट्टी की अत्यधिक कटाई होगी। इससे कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ ऊपरी परत नष्ट हो सकती है, जिससे खाद्य उत्पादकता प्रभावित होगी। पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का मूल्यांकन करते समय संसाधन उपयोग, जीवन चक्र प्रभाव और पुनः प्रयोग क्षमताएं देखी जानी चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैर जैव निम्नकर्मी पदार्थों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते, तो सत्य बात है। ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते हैं, नहीं, ये गलत है दोस्तों। अल्प अवधि के लिए नहीं, बहुत समय तक बने रहते हैं। ये पदार्थ परितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, तो ये भी सत्य है। तो पहला और तीसरा, ए और सी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1987 में यूएनईपी ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने हेतु समझौता करवा दिया। यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, यूएनईपी का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या पूर्ण रूप है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है यूएनईपी का पूर्ण रूप हो जाएगा। दोस्तों, यूएनईपी का सही रूप हमने आपको बता दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से क्या पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक नहीं है? तो दोस्तों, घास जो है ये अजैविक घटक नहीं है। घास एक सजीव पौधा है जो उत्पादक के रूप में कार्य करता है। यह एक जैविक घटक है। वर्षा, मृदा और वायु सभी क्या है, निर्जीव अजैविक घटक हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? तो दोस्तों, जीवाणु की क्रिया के द्वारा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है ये सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे पौधों और जानवरों के अवशेष मुख्य रूप से जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया द्वारा सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ही कथन क्या है दोस्तों, ये तीनों ही कथन हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। तीनों ही कथन क्या हो जाएंगे, सत्य कथन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है? दोस्तों, उन्हें खुलेआम फेंकना जो है ये उपयुक्त उपाय नहीं है। उन्हें पुनः चक्रित करना, उनका उत्पादन कम करना, उनका पुनः उपयोग करना जो है ये गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय है, लेकिन उन्हें खुलेआम फेंकना ये उपयुक्त उपाय नहीं है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत युग्म का चयन कीजिए। प्लास्टिक जीवाणुओं की क्रिया से विघटित नहीं होता।
सत्य बात है। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, ठीक है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, नहीं, कोयला हमारे शरीर में नहीं पचता। चावल हमारे शरीर में पच जाता है, तो सी वाला ही क्या है हमारा गलत कथन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नकर्णी नहीं है? तो दोस्तों ये है प्लास्टिक के पदार्थ। प्लास्टिक के पदार्थ जो है ये जैव निम्नकर्णी नहीं है, ये कैसे हैं? गैर जैव निम्नकर्णी है, ठीक है। प्लास्टिक के पदार्थ सामान्यतः गैर जैव निम्नकर्णी होते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीव इनके आणविक बंधनों को अपेक्षाकृत शीघ्र तोड़ नहीं पाते। कागज और खराब खाद्य पदार्थ जैव निम्नकर्णी होते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। गैर जैव निम्नकर्णी अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक रहते हैं और जैव आवर्धन तथा गंदगी का कारण बनते हैं। कौन? प्लास्टिक, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गैर जैव निम्नकर्णी पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो प्लास्टिक से बनी सामग्री जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होती है, तो यही कथन क्या है हमारा? सत्य कथन है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी किसकी वजह से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है, ठीक है। यह ब्लड कैंसर का कारण बनता है क्या? नहीं, यह त्वचा का कैंसर का कारण बनता है। यह जहरीली नहीं होता क्या? यह जहरीला होता है दोस्तों। यह ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु के संयोजन से बनता है क्या? नहीं, ओजोन जो बनती है ये 3 कार्बन परमाणु से बनती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है और निम्न में से किस कृत्रिम रसायन के कारण वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से घटने लगी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्न में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? तो ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गलत युग्म का चयन कीजिए। कागज का प्याला जैव निम्नकर्णी है, ठीक है। कुल्हड़ गैर जैव निम्नकर्णी है, नहीं, ये वाला गलत कथन है। सब्जी जैव निम्नकर्णी है, प्लास्टिक ग्लास गैर, ठीक है। तो ये बी वाला ही जो हो जाएगा दोस्तों। कुल्हड़ जो है, कुल्हड़ क्या होता है? जैव निम्नकर्णी होता है, ना कि गैर जैव निम्नकर्णी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो निम्न में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्तों को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायता करेगी? तो ये है दोस्तों उष्ण प्रतिरोधी क्षमता। उष्ण प्रतिरोधी क्षमता जो है ये जीवाणुओं के कुछ परिवर्तों को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में क्या करेगी? सहायता करेगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उचित वहितमल उपचार के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्न में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? दोस्तों उचित वाहितमल उपचार के कार्यान्वयन के माध्यम से जो है किसके? जल प्रदूषण को क्या किया जा सकता है? न्यूनतम किया जा सकता है। किसे? जल प्रदूषण को। दोस्तों वाहितमल में अनेक प्रकार के हानिकारक रासायनिक और जैविक अपशिष्ट होते हैं। यदि इसे बिना उपचारित किए सीधे जल स्रोत में छोड़ दिया जाए तो यह जल प्रदूषण का कारण बनता है। उचित वाहितमल उपचार से इन हानिकारक तत्वों को हटाया जाता है जिससे नदियां और झीलें भूजल स्वच्छ बने रहते हैं। अन्य इफेक्ट की बात करें तो जल प्रदूषण से जलीय जीवों की मृत्यु, पेयजल की गुणवत्ता में कमी और रोगों का प्रसार जैसे हैजा पेचिश होता है। वाहितमल उपचार संयंत्र में अपशिष्ट जल को विभिन्न चरणों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय उपचार द्वारा स्वच्छ किया जाता है। किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार के द्वारा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।